उत्तराखंड इकोनॉमिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2015 के क्वेश्चंस जो कि इकोनॉमिक्स में पूछा गया है। ठीक है ना। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आपको इन सब क्वेश्चनों पे ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चन आपको याद रहे। 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, 120 वर्डों में एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 2015 में पूछे गए क्वेश्चंस। मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे मापा जा सकता है। देखिए, मांग की कीमत लोच क्या होता है, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, मांग की कीमत लोच की प्रमुख श्रेणियां कौन सी होती हैं। ये क्वेश्चन तो टैग मार्क क्वेश्चन है उत्तराखंड बोर्ड में, जो आना ही आना होता है इससे रिलेटेड। तो जब मांग की कीमत लोच की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में होने वाले परिवर्तन। इसका मतलब होता है मांग की कीमत लोच बराबर होता है वस्तु की कीमत में होने वाला परिवर्तन, कीमत में होने वाला परिवर्तन प्रतिशत में से भाग कर देंगे मांग में होने वाला परिवर्तन। तो जब मांग की लोच को मापने की रीतियों की बात करते हैं, वैसे तो 3 रीतियां हैं, लेकिन हम जो है 2 प्रमुख रीतियों के बारे में बताएंगे आपको, प्रतिशत या अनुपातिक रीति और कुल व्यय रीति, जिसके बारे में आपको एग्जाम में लिखना है। तो जब प्रतिशत या अनुपातिक रीति की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए इस रीति का प्रतिपादन प्रोफेसर फ्लेक्स ने किया था, और उन्होंने ही ये बताया था कि अगर वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को देखा जाए तो हमें ये पता करना पड़ता है कि वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है। तो जहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करते हैं, मांग की कीमत लोच बराबर वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन को भाग कर देते हैं वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन। या फिर इसकी जगह एक और विधि का प्रयोग कर सकते हैं, इसको आनुपातिक विधि कहते हैं, जहां पर हम ये पता करना होता है डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी अपन क्यू, जहां पर डेल्टा क्यू का मतलब होता है मांग में परिवर्तन कितना हुआ, जबकि डेल्टा पी का मतलब होता है वस्तु की कीमत में परिवर्तन। तो मांग में परिवर्तन निकाल लिया, कीमत में परिवर्तन निकाल गया, उसको उसकी पुरानी कीमत और पुरानी मांग की मात्रा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा उसी को बोलेंगे वस्तु की कीमत लोच। ये पहली विधि है। वहीं पर दूसरी विधि है कुल व्यय विधि, जिसका प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया था। प्रोफेसर मार्शल ने यह कहा कि अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी व्यय में भी परिवर्तन होता है। तो ऐसे में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी व्यय में कितना और किस दिशा में परिवर्तन हुआ, इसी को कुल व्यय विधि कहते हैं। तो यहाँ पर कुल व्यय निकालने के लिए वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग की मात्रा को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जब इस विधि का प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखना, व्यय विधि के अंतर्गत केवल 3 श्रेणियों का ही आकलन किया सकता है। कि जब मांग की लोच एक बराबर होगी, यह तब होता है जब व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, व्यय में परिवर्तन ना हो, यानी कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है, लेकिन व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे पहले वस्तु की कीमत 3 ही थी, मांगी जा रही थी 10 यूनिट। ठीक है, अब वस्तु की कीमत बढ़ के 10 हो गई तो मांगी जा रही 3 यूनिट। तो यहाँ पर पहले भी 30 रुपये खर्च हो रहा था, अब भी 30 रुपये ही खर्च हो रहा है, तो यहाँ पर मांग की लोच 1 होगी। मांग की लोच इकाई तब होती है जब वस्तु की कीमत के कम होने से व्यय बढ़ जाए। वस्तु की कीमत अगर कम हो जाती है, जब व्यय बढ़ जाती है, यानी कि व्यय ज़्यादा हो जाती है, तब उसको इकाई से मांग लोच अधिक बोलते हैं, इकाई से अधिक मांग लोच। लेकिन वहीं पर कीमत के कम होने से अगर व्यय कम हो जाती है तो उसे हम इकाई से कम मांग लोच कहते हैं। ये व्यय विधि के अंतर्गत, यानी कि हमारे पास 2 प्रमुख विधियां हैं। वहीं पर क्वेश्चन दूसरा है, कुल आय, औसत आय और सीमांत आय की अवधारणा को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है, तो फिल्म में आपको बता दूं कुल आगम क्या होता है। कुल आय कुल आगम एक ही चीज़ है। आय और आगम धन में कन्फ्यूज नहीं होना है कि ऊपर क्वेश्चन में तो आय लिखा हुआ है, मैं दे रहा हूँ आगम का आंसर एक ही चीज़ है। किसी वस्तु का, किसी फर्म का, किसी वस्तु की जितनी भी इकाइयाँ होती हैं, सभी इकाइयों को बेचकर जितने भी आय की प्राप्ति होती है, आयों का योग कुल आगम होता है। और कुल आगम के बारे में बताता है कि बिक्री की जितनी इकाइयाँ हैं उसकी मूल्य से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कुल आगम प्राप्त होता है। डोले ने कहा कुल आगम एक फर्म द्वारा बिक्री की गई राशियों से प्राप्तियों और आगम का जोड़ होता है। वहीं पर जब हम सीमांत आगम की बात करते हैं, सीमांत आगम का मतलब होता है उत्पादन या फर्म
वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से, मतलब पहले जितना बेचा था अब उसको एक ज़्यादा ही कम बिक्री से जो भी आगम की प्राप्ति होती है उसे हम सीमांत आगम कहते हैं। तो फर्गुसन ने एक्सप्लेन किया, एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक इकाई कम या अधिक बेचने से कुल आगम में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत आगम के नाम से जानते हैं। दैट इज एम आर इक्वल टू टी आर एन माइनस टी वर एन माइनस वन। वहीं पर जब औसत आगम की बात करते हैं कि कुल आगम को बिक्री की इकाइयों से भाग देकर प्राप्त की गई आगम को कुल आगम, और इसी को हम जो है प्रति इकाई कीमत भी कहते हैं। अब इस चीज़ को डायग्राम के थ्रू शो करना है। अगर कहा गया है तो कुल आगम बढ़ता हुआ होता है, जब पहली यूनिट था बिक्री की पहली यूनिट यहाँ पर, तो कुल आगम ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है हमेशा, देन ऊपर चढ़ेगा, फिर एक जगह जाके ये स्थिर हो जाएगा, फिर ये नीचे, जब ये नीचे गिरेगा उस समय हमारा जो सीमांत आगम होता है वो नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, और औसत आगम नीचे की ओर जाता हुआ, लेकिन कभी माइनस नहीं होता है। ये होता है हमारा सीमांत आगम, औसत आगम और कुल आगम का डायग्राम। ओके। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म कीमत प्राप्तकर्ता होती हैं और एकाधिकार में कीमत निर्धारक होती है। यही क्वेश्चन 2013 में भी पूछा गया, अब 2015 में भी आया हुआ है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे क्रेता बहुत सारे विक्रेता हो, तो ऑलरेडी मैं वहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल से। आप 2013 वाली जो वीडियो निकाल के देखिएगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ यहाँ पर कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। तो ऐसे में कोई एक क्रेता या विक्रेता, खासकर हम विक्रेता की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उत्पादक की बात करते हैं कि एक उत्पादक वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि सभी उत्पादक मिलकर समरूप वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो एक से बाजार प्रभावित नहीं होती है। इसलिए बाजार ने जो कीमत तय किया उसी तय कीमत को एक इंडिविजुअल सेलर को मानना पड़ता है। ये मार्केट है, बाजार ने कीमत तय किया यहाँ पर, उसी कीमत पर इनको अपनी वस्तुओं को बेचना पड़ता है, बस वो क्वांटिटी को तय कर सकते हैं। वहीं पर एकाधिकार में विक्रेता भी खुद होता है, फर्म बाजार है, बाजार में एक ही विक्रेता होता है, एक ही प्रकार की वस्तुएं, पूरे वस्तु की बिक्री पर उसकी कीमत के निर्णय पर एकाधिकार का ही अधिकार होता है। इसलिए वस्तु की विक्रेता वो खुद मूल्य निर्धारण करने वाला ही होता, ताकि अधिकतम लाभ प्राप्ति की जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 था, अल्पाधिकार से क्या आशय है? अल्पाधिकार की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अल्पाधिकार देखिएगा एक अपूर्ण प्रतियोगिता का रूप है, जहां पर पूरे बाजार में या समूह में थोड़े से फर्म होते, थोड़े से विक्रेता होते हैं, और सभी मिलकर उत्पादन क्षेत्र पर समरूप वस्तुएं या फिर एक जैसी मिलती जुलती वस्तुएं बनाती हैं। समरूप मतलब स्थानापन्न वस्तुएं बनाती हैं यहाँ पर, और उत्पादन विभेदक पाया जाता है, और सबके बीच में एक कंपटीशन होता है आगे बढ़ने की, क्योंकि यहाँ पर जो समूह में केवल कुछ ही थोड़े से विक्रेता होते हैं। जैसे भारत का कम्युनिकेशन मार्केट देखेंगे, हमारे यहाँ पर जो कम्युनिकेशन मार्केट है, यहाँ पर कितने विक्रेता है? केवल वोडाफोन है, BSNL है, एयरटेल है और जियो है, और मेट्रोपोलिस सिटीज़ में एक है MTNL। केवल 5 ही बड़े ऑपरेटर हैं जिनका पूरे कम्युनिकेशन मार्केट पर क्या अधिकार है। यही सिम प्रोवाइड करते हैं, सिम की सर्विस यही लोग देते हैं, तो इसको बोलते हैं अल्पाधिकार, जहाँ पर हर किसी का अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं। तो अल्पाधिकार बाजार की प्रमुख विशेषता है। इस बाजार में विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है। कीमत एवं उत्पादन निर्धारण की नीतियों में विक्रेताओं के बीच पारस्परिक निर्भरता होती है, हर कोई आपस में डिपेंड हो जाता है, एक की कीमत प्रभावित हुआ नहीं कि बाकी सब कीमत बदल देते हैं। विभिन्न फर्मों के उत्पादों के लिए ऊंची मांग आड़ी लोच होती हैं। विज्ञापन विक्रय लागत बहुत अधिक होती है कि हर किसी को अपनी वस्तु के बारे में ज़्यादा बताना होता है विज्ञापन का, जहाँ और प्रतिद्वंदियों के बीच निरंतर संघर्ष पाया जाता है, जिसको गला काट, हर किसी के बीच में एक दूसरे को आगे निकलने की होड़ मची रहती है इस बाजार में। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन भी 2012 में पूछा गया है। आय के चक्रीय प्रवाह, इसको बोला जाता है वर्तुल प्रवाह को विस्तार पूर्वक समझाइए। देखिए ये भी मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, फिर बताता हूँ। किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने के लिए उत्पादक क्षेत्र को परिवार क्षेत्र पर डिपेंड होना चाहिए होता है, जहाँ पर उनको किसकी प्राप्त होती है? उत्पादन के साधन, जैसे श्रम, पूंजी, भूमि, साहसी प्राप्त होता है। इन सब का प्रयोग करते उत्पादन करते, उत्पादक को बाजार में बेचते हैं, और बदले में परिवारों को क्या दिया जाता है? साधन भुगतान किया जाता है, और परिवारों को आय की प्राप्ति होती। जैसे ही परिवारों को आय की प्राप्ति होगी, परिवार अपनी आयों को अपनी जरूरतों को पूरा करने पर व्यय कर देंगे, और इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादक इनको वस्तु और सेवाएं प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे में उत्पादक का उत्पादन बढ़ जाएगा।
तो इस प्रकार से उत्पादन से आय, आय से व्यय, व्यय से उत्पादन का एक चक्र का रूप उत्पन्न होता है जो कभी खत्म नहीं होता, ना आरंभ ना अंत। इस प्रक्रिया को आय के चक्रीय प्रवाह के नाम से जानते हैं। और ये बेसिकली अर्थव्यवस्था के दो सबसे मजबूत पिलर परिवार और फर्म के बीच का प्रभाव होता है, जहाँ परिवार से फर्मों को साधन सेवाएं जाती हैं, परिवारों से फर्मों से परिवारों को वस्तु और सेवाएं जाती हैं, परिवार से उनके बदले में उपभोग व्यय का भुगतान किया जाता है और फर्मों को साधन, परिवारों को साधन भुगतान दिया जाता है। तो ये चक्रीय प्रवाह के नाम से जानते हैं, इसको दो क्षेत्रीय मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित आंकड़ों से राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। क्वेश्चन था न्यूमेरिकल पूछा गया है, राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए और हमारे पास दिया हुआ निजी आय। तो जब निजी आय से राष्ट्रीय आय की गणना करने, ध्यान में रखिए राष्ट्रीय आय में कोई भी हस्तांतरण भुगतान शामिल नहीं होता है, जबकि निजी आय में हस्तांतरण भुगतान शामिल रहता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ निजी आय, निजी आय में सरकारी आय हस्तांतरण भुगतान शामिल नहीं होता, शामिल होता है। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम जितने भी हस्तांतरण भुगतान है माइनस कर देंगे, जैसे सरकारी हस्तांतरण भुगतान, ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, उसमें से शेष 20% हस्तांतरण माइनस कर देंगे। ये सब माइनस करने के बाद हम प्लस कर देंगे यहाँ पर सरकारी प्रशासकीय विभागों से प्राप्त आय, सरकारी प्रशासकीय आय, और साथ ही साथ इसमें ऐड कर देंगे सरकारी विभागों की परिचालन अधिशेष। तो सबको ऐड कर दो, निजी आय है हमारे पास कितना 1200 में से 40 माइनस कर देंगे हस्तांतरण भुगतान, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज हमारे पास कितना है 40, ये भी माइनस कर देंगे, शेष 20 हस्तांतरण 12 रुपये ये माइनस कर देंगे। उसके अलावा इसमें प्लस कर देंगे सरकारी विभागों की आय 16 और सरकारी विभाग की परिचालन आय 8, ये प्लस कर देंगे। अब जोड़ो 1216 हो गया 1224 में से हम माइनस कर देंगे 40 और 40 80, ये हो गया 92, 4 में से 2 हो गया 2, 12 में से 9 हो गया 3, 11 1132 करोड़। ठीक है, ये हो गया हमारा राष्ट्रीय आय। समझ में आ गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली गुणात्मक विधियाँ। केंद्रीय बैंक साख के नियंत्रण करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक दो प्रकार की नीतियाँ अपनाती है, जिसमें से गुणात्मक पूछा गया है। तो गुणात्मक को चयनात्मक साख नियंत्रण बोला जाता है, क्वालिटेटिव बोलते हैं। इसमें जो सबसे पहला है सीमांत आवश्यकताओं या मार्जिन में परिवर्तन। जब साख का संकुचन करना होता है केंद्रीय बैंक मार्जिन आवश्यकताओं को बढ़ा देती है, जबकि अगर साख का विस्तार करना होता है मार्जिन आवश्यकता को घटा। अब मार्जिन आवश्यकता क्या होता है, जितने का लोन अमाउंट होता है और आपके पास जितने भी एसेट्स है, तो लोन अमाउंट और एसेट्स के बीच का डिफरेंस ही होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। जहाँ पर एसेट्स की वैल्यू अगर 1 लाख रुपए है, आपको लोन दिया जाता है 80,000, तो 20,000 का पैसा कहाँ जाता है, ये मार्जिन होता है जो सरकार के द्वारा तय किया जाता है, सॉरी केंद्रीय बैंक के द्वारा। साख की राशनिंग, अर्थव्यवस्था में साख के नियंत्रण बनाए रखने के लिए, साख को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है ना, केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के ऊपर जो राशनिंग किया, साख का सृजन किया जाता है, उनकी राशनिंग की जा सकती है। जैसे विभिन्न बैंकों को दिए जाने वाले ऋण कमी किया जा सकता है, कोटा फिक्स कर दिया जा सकता है। विभिन्न बैंकों को दी जाने वाली साख का कोटा पहले से निर्धारित किया जा सकता है। विशेष बैंकों को रुपया उधार देने से मना किया जा सकता है। केंद्रीय बैंक उद्योगों व्यवसाय को दी जाने वाली साख की सीमा को निश्चित कर दिया जाता है। इससे क्या होता है ना, लोन देने की लिमिट बन जाती है और इससे साख का सृजन कंट्रोल होता है। प्रत्यक्ष, अगर व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के आदेशों को नहीं मानती है, गाइडलाइंस को नहीं मानती है, तो उनके ऊपर प्रत्यक्ष कार्रवाई किया जा सकता है। जिसमें आर्थिक दंड लगाना, लाइसेंस निरस्त करना आदि हो सकता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, समग्र पूर्ति की परंपरावादी विचारधारा की अवधारणा किस विचारधारा की अवधारणा से किस प्रकार भिन्न है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कीन्सियन विचारधारा। देखिए, शास्त्रीय और कीन्सियन विचारधारा की मुख्य अंतर यह है कि शास्त्रीय विचारधारा कम सरकारी सहायता में विश्वास करता है। शास्त्रीय विचारधारा का ये मानना था कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो वस्तु की पूर्ति है, पूर्ति से ही मांग का सृजन हो जाता है। सरकार को बीच में किसी प्रकार के यहाँ पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है कि बाजार को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। ये शास्त्रीय विचारधारा है। लेकिन कीन्सियन विचारधारा का मत है कि बेरोजगारी को कम करना है, उत्पादन में वृद्धि बढ़ाना है,
तो सरकार के द्वारा निवेश करना पड़ेगा और सरकार को बीच में आना ही पड़ेगा। ये दोनों के बीच में विशेष अंतर है। तो यहाँ पर जब शास्त्रीय अर्थशास्त्र की बात करते हैं, शास्त्रीय अर्थशास्त्र एक उदाहरण आपूर्ति मांग की अवधारणा है। अधिक कंपनी 35 और वीडियो गेम नहीं बेच सकती तो कीमत घटाकर 25 कर देती है और अधिक बेचना शुरू कर देती है। शास्त्र मतलब होता है वस्तुओं की पूर्ति बढ़ेगी तो उसकी कीमत में कम हो जाएगी, कीमत कम हो जाएगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो धीरे धीरे कीमत दोबारा अपनी जगह पर आ जाती है। जबकि किन्सियन मॉडल बताती है कि अगर अर्थव्यवस्था में मंदी है तो सरकार को यहाँ पर कीमतों को स्थिर रखने के लिए बीच में आना होता है और मंदी को दूर करने के लिए उचित कदम उठाना होता है। ये बेसिक शास्त्रीय और किन्सियन मॉडल में अंतर है। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट ईयर के आगे आने वाले ईयर के आपको जो है क्वेश्चंस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और जिन्होंने 2011 से लेके 2014 तक के अभी तक क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक में क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप सारे वीडियोस जो है देख सकते हैं। थैंक यू एंड बाय।